गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डीबीएमएस में बात करेंगे डेटा इंडिपेंडेंस। कल हमने बात किया था डेटा मॉडल्स एंड स्कीमास एंड इंस्टेंसेस। स्कीमा के बारे में बताया गया था। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। और इंस्टेंस बताया गया था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। आज हम बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस की। डेटा इंडिपेंडेंस की अगेन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? एक है डेटा और दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंस। It is the combination of two words. First is data and second one is independence. Data independence है ना। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा, डेटा इंडिपेंडेंस को ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि मॉडिफाइंग द डेटा in one level without affecting the other level is called data independence. Is called data independence. Modifying the data in one level without affecting the data in another level is called data independence. ठीक, तो लेवल कितने हैं? लेवल या व्यू कितने हैं बताया गया था लास्ट लेक्चर में या फिर उसके पहले में। व्यू ऑफ डेटा में लेवल कितने हैं? फर्स्ट इज फिजिकल लेवल, सेकंड इज फर्स्ट वन इज फिजिकल लेवल, सेकंड वन इज लॉजिकल लेवल एंड लास्ट वन इज व्यू लेवल। व्यू लेवल है ना। तो ये तीन डेटा लेवल्स हैं या फिर व्यू ऑफ डेटा तीन टाइप्स के हैं, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल। तो हम बात कर रहे हैं डेटा इंडिपेंडेंस की। मॉडिफाइंग द डेटा इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेवल इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। भाई इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंस का आखिर मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई स्टूडेंट है तो उन हर स्टूडेंट्स का डेटा अलग अलग है। हर स्टूडेंट्स का डेटा अलग अलग है। अगर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, अगर हम ये मान के चलें कि स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, तो जाहिर सी बात है एक का मोबाइल नंबर अलग है, दूसरे का मोबाइल नंबर अलग है, तीसरे का मोबाइल नंबर अलग है। ठीक, तो क्या अब डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ इसमें? डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हो गया? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर हम एक स्टूडेंट के मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे हैं, अगर हम एक स्टूडेंट के मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट के मोबाइल नंबर में कोई दिक्कत न हो, दूसरे स्टूडेंट के मोबाइल नंबर में कोई दिक्कत न हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेटा इंडिपेंडेंस। दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। इसी तरह अगर हम डीबीएमएस में डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो changing the data or modifying the data in one label without affecting the other. Modifying the data in one label without affecting the other label is called data independence. क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई डेटा है, अगर मेरे पास कोई एक डेटा है, फिर से इसको लिखते हैं। अगर मेरे पास कोई डेटा है, मान लो एम्प्लॉय नाम का एक मेरे पास डेटाबेस है, एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड्स हैं वो एम्प्लॉय आईडी है, नेम है एंड एड्रेस है। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है। ठीक, जो एम्प्लॉय नाम का डेटा है उसका जो मेमोरी लोकेशन है, उसका जो मेमोरी लोकेशन है ये है 1026 पोजीशन, 1026 पोजीशन। दैट इज मेमोरी लोकेशन है ना। तो ये किसके लिए होगा? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये हो जाएगा फिजिकल लेवल।
how data are stored, that this is responsible for physical level. Then एम्प्लॉय का आईडी है इंटीजर टाइप का, कॉमा नेम है कैरेक्टर टाइप का, और एड्रेस है कैरेक्टर टाइप का। एड्रेस क्या है? कैरेक्टर टाइप का। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा लॉजिकल लेवल के लिए। किस लिए हो जाएगा ये? लॉजिकल लेवल। ठीक, फिर अगर हम बात करें एम्प्लॉय, बस उसका एक मोस्ट एब्स्ट्रैक्टेड व्यू बताएं, इसका मतलब हम आईडी की बात कर रहे हैं, नेम की बात कर रहे हैं, और एड्रेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यू लेवल। किसके लिए ये हो जाएगा? व्यू लेवल, है ना। तो अब डेटा इंडिपेंडेंस है क्या? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर हम डेटा के एक लेवल में चेंज करें, डेटा के एक लेवल में चेंज करें, उसके नेक्स्ट हायर लेवल में डेटा के एक लेवल में चेंज करते हैं, उसके नेक्स्ट हायर लेवल में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, या उसके नेक्स्ट हायर लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो कहलाता है डेटा इंडिपेंडेंस। क्या कहलाता है? डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक, तो अगर मान लो इसका हम, मान लीजिए इसका हम मेमोरी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, या फिर इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो भाई एम्प्लॉय जो 1026 पोजीशन पे डेटा था, अब उसका क्या है? पोजीशन चेंज हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, पोजीशन हम चेंज कर दिए। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो मेरे लॉजिकल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लॉजिकल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर आईडी इंटीजर टाइप का पहले था, मेमोरी लोकेशन चेंज करने के पहले, वही आईडी इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन चेंज करने के बाद भी है। नेम जो कैरेक्टर टाइप का पहले था वही बाद में भी है। इसी तरह एड्रेस जो है कैरेक्टर टाइप का पहले था वही बाद में भी है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डेटा इंडिपेंडेंस। इसी तरह अगर हम इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, लॉजिकल लेवल में कोई चेंजिंग कर रहे हैं, लॉजिकल लेवल में कोई चेंजिंग कर रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट हायर लेवल क्या है? इसका नेक्स्ट हायर लेवल क्या है? व्यू लेवल। इसका नेक्स्ट हायर लेवल क्या है? व्यू लेवल। तो जाहिर सी बात है जो आईडी और नेम और एड्रेस पहले थे उसके एट्रीब्यूट्स, वो अभी भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या? आईडी, नेम एंड एड्रेस। तो व्यू लेवल में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। या फिर जो लॉजिकल के बाद का जो हायर लेवल है वो कौन सा है? लॉजिकल के बाद का जो हायर लेवल है वो व्यू लेवल है। अगर हम लॉजिकल में कोई चेंजिंग करते हैं तो व्यू लेवल में कोई डिस्टरबेंस ना हो, या फिर व्यू लेवल में कोई इफेक्ट ना पड़े, ये कहलाता है डेटा इंडिपेंडेंस। क्या कहलाता है? डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है। इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है डेटा इंडिपेंडेंस को। चेंजिंग और मॉडिफाइंग डेटा इन one level without affecting the next higher level is called data independence। ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। हमने आपको एग्जांपल से ही बता गया, हमने आपको एग्जांपल से ही बता दिया गया। चेंजिंग और मॉडिफाइंग डेटा इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द अदर इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डेटा इंडिपेंडेंस का। नेक्स्ट देखा जाए अब डेटा लैंग्वेजेस, डेटा लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस। नेक्स्ट इज
डेटा लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस। डेटा लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस। इसमें दो टॉपिक है, फर्स्ट इज डेटा लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज डेटा इंटरफेस। डेटा लैंग्वेज एंड डेटा इंटरफेस। तो हम बात करते हैं डेटा लैंग्वेजेस की। डेटा लैंग्वेजेस है ना, तो डेटाबेस के रिगार्डिंग, डेटाबेस के रिगार्डिंग या डेटाबेस से रिलेटेड या डेटा से रिलेटेड जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डेटा लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं? डेटा लैंग्वेजेस। ठीक। सो द लैंग्वेजेस which are related to the database is called data languages। द लैंग्वेजेस या फिर वो लैंग्वेज जो डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं, जो डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं या जो डेटाबेस के काम आते हैं या फिर जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है? डेटा लैंग्वेजेस। ठीक। द लैंग्वेजेस which are related to or the languages which are used for databases is called data languages। The languages which are used for databases are called data languages। The languages which are used for databases are called data languages। हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, किसी भी हम लैंग्वेज की बात करें जो डेटाबेस में यूज होता है, जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है या जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? डेटा लैंग्वेजेस कहलाता है। वो कहलाता है डेटा लैंग्वेजेस। ठीक। तो ये डेटा लैंग्वेजेस हैं। तो जनरली डेटाबेस में दो टाइप्स के डेटा लैंग्वेजेस होते हैं। जनरली डेटाबेस में दो टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा लैंग्वेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, दैट इज डीडीएल। फर्स्ट वन इज डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, दैट इज डीडीएल, एंड सेकेंड वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज DML। तो जनरली डेटाबेस में दो टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं। पहला है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, जिसको हम DDL भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम DML भी बोलते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस। जनरली two types of data languages। जनरली दो टाइप के डेटाबेस लैंग्वेजेस होते हैं। फर्स्ट इज डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। फर्स्ट इज डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, दैट इज DDL। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DDL भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? DDL भी। ठीक। सेकेंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेकेंड क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? DML। डेटा
मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएमएल, है ना। तो दो टाइप्स के लैंग्वेजेस हैं, डेटा लैंग्वेजेस या डेटाबेस लैंग्वेजेस दो टाइप्स के हैं। एक होता है डीडीएल या फिर डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरा क्या होता है, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, तो अब एक एक करके हम इनकी बात करें। हम पहला बात करते हैं डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज की। किसकी बात करते हैं, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज की। इसको हम क्या बोलते हैं, डीडीएल। ठीक, तो पहला हम क्या बात करें, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज की, जिसको हम बोलते हैं डीडीएल। अच्छा, इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम से ही क्लियर है कि जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, वो लैंग्वेज जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, वो क्या कहा जाता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। वो भाई इसके नाम से ही क्लियर है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डिफाइन करने के लिए, डेटा का डिफिनेशन देने के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज या फिर डीडीएल। तो वो लैंग्वेज जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, वो लैंग्वेज जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, वो कहलाता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक, सो द लैंग्वेज विच इज यूज टू डिफाइन द डेटाबेस, द लैंग्वेज विच इज यूज टू डिफाइन द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक, तो डीडीएल ये है, इसको लिखते हैं, the language which is used to define the database is called data definition लैंग्वेज या फिर डीडीएल। तो लैंग्वेज जिससे हम डेटाबेस या डेटा को डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। वो क्या कहलाता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हैं, डेटाबेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसमें हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, अभी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं ना, अभी हम उसके स्ट्रक्चर को बता रहे हैं, अभी हम उसके स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, इसमें हम कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसे केवल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, केवल उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या कहलाता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या कहलाता है वो, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसको ये भी लिखा जा सकता है, set of SQL commands used to create, modify and delete database structure. Set of SQL commands अब देखिए किसके लिए यूज होगा, हम डेटाबेस को क्रिएट कर दें, है ना, क्रिएट कर दें। हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे तभी तो उसमें कुछ लिखेंगे, सबसे पहले अगर हम क्रिएट करेंगे तभी उसमें कुछ इंसर्ट करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तभी कुछ उसमें इंसर्ट करेंगे। तो हम क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करते हैं इसको मतलब कि उसके डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अब हम डेटाबेस को मॉडिफाई कर दें, उसके एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं,
उसके एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कंप्लीट डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, कंप्लीट डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा मॉडिफाई। उसके बाद अगर हम मान लीजिए उस स्ट्रक्चर को डिलीट कर दें, उस स्ट्रक्चर को डिलीट कर दें, मतलब कि उसके एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट टेबल को ही डिलीट कर दे रहे हैं या कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डीडीएल कमांड्स। ये क्या सारे हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे डीडीएल कमांड्स। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये अब क्लियर हो गया होगा कि जब हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जब उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या जब डेटाबेस को हम डिफाइन करते हैं तो कहलाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर बट नॉट डेटा, बट नॉट डेटा, ठीक है। तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, जो टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वो कहलाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक। अब बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। जिसको हम डीएमएल भी बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएमएल, है ना। अब फिर से इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम से ही क्लियर है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि मेरे पास स्ट्रक्चर बन चुका है, स्ट्रक्चर मेरे पास है, उसमें हमें कुछ एलिमेंट लाने के लिए या उसमें हमें कोई एलिमेंट रखने के लिए या उसमें हम किसी एलिमेंट को अपडेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। किसका यूज करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, उसमें हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इफ वी हैव एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस and we are manipulating the existing database, then this is called data manipulation language। ये क्या कहलाएगा, data manipulation language। तो अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है, if we have any database or if we have any existing database and we are manipulating the database, हम उस डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम उस डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये जिससे हम मैनिपुलेशन करेंगे वो क्या कहलाएगा, डीएमएल कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या कहलाएगा वो, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो वंस अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? इफ we are manipulating the existing database, then this concept is called, or when we are manipulating the existing database with the help of any particular language, then this particular language is called data manipulation language। ये क्या कहलाएगा, data manipulation language, ठीक। अब देखिए भाई, डेटा को इंसर्ट करने के लिए ये भी कमांड किसका हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए। अपडेट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, स्ट्रक्चर को अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स को अपडेट कर रहे हैं। अगर किसी एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो उस स्टूडेंट के मोबाइल नंबर को हम चेंज जब कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वो डीएमएल का कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है, हमें उस टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं डिलीट करना है, हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो वो क्या कहलाएगा, डीएमएल कमांड, ठीक। एक है कमांड आपका सेलेक्ट कमांड, एक क्या है, सेलेक्ट कमांड। अगर हम डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो भी कमांड किसका हो जाएगा, डीएमएल का। तो ये सारे कमांड्स किसके हैं, डीएमएल के, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक। अगर मेरे पास डेटा है
उस अगर मेरे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर उस डेटाबेस में कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फिर उस डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो जिस लैंग्वेज की सहायता से उसको हम मॉडिफाई करेंगे या जिस लैंग्वेज की सहायता से उसको हम मैनिपुलेट करेंगे वो कहलाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखा जाए इसके आगे टाइप्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Types of DMLs. Generally, there are two types of DMLs. First is procedural and second one is non-procedural. Two types of DMLs. First is procedural DML. Procedural DML. Second one is non-procedural DML. दो टाइप्स के डीएमएल्स होते हैं या फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दो टाइप्स का होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रोसीजरल डीएमएल या फिर प्रोसीजरल डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज और दूसरा क्या है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज या फिर नॉन प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक भाई, प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब क्या है कि हम एक प्रोसीजर को फॉलो करें, हम एक नियम को, अगर हमें एक नंबर पाना है, अगर हमें डीबीएमएस में नंबर पाना है, ठीक है, तो दो तरीका है। एक तरीका है केवल हमें नंबर पाने से मतलब है, हमें केवल पेपर में नंबर पाने से मतलब है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम एक प्रोसीजर को, एक क्रिया विधि को, एक कंप्लीट प्रोसीजर को या एक फिक्स प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें डीबीएमएस में नंबर लाएं। ठीक, तो दो टाइप्स का है भाई। हमें मतलब होना चाहिए कि वो नंबर सॉरी यहाँ वाट होगा, हमें ये मतलब होना चाहिए कि वो नंबर कैसे आ रहा है। भाई स्टूडेंट, नंबर कैसे आ रहा है वो बढ़िया है कि वो कितना नंबर आ रहा है और कैसे आ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, कैसे आ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दो टाइप्स के डीएमएल लैंग्वेजेस होते हैं, फर्स्ट इज प्रोसीजरल एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोसीजरल। इसमें से जो बेस्ट होता है वो होता है नॉन प्रोसीजरल। क्या होता है? नॉन प्रोसीजरल। ठीक, तो दो टाइप्स के डीएमएल। तो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। डेटा मॉडलिंग using the entity relationship model। डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट यूनिट में दो पार्ट है, एक इंट्रोडक्शन आपको बताया गया और फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट क्या है? डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक, तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें डेटा मॉडल पढ़ना है, हमें डेटा मॉडल पढ़ना है। और डेटा मॉडल में बताया गया है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडल, ये बताया गया है। ठीक, अब यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होगा कि हमें इस पूरे चैप्टर में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ना है, हमें इस पूरे चैप्टर में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ना है। ठीक, तो
name of the second chapter of first unit is data modeling using the entity relationship model. So in this chapter we have to read all about what is entity relationship model. हमें क्या पढ़ना है? entity relationship model. ठीक, तो उसी पे डायरेक्ट आते हैं. ER मॉडल कॉन्सेप्ट्स. ER मॉडल कॉन्सेप्ट्स है ना, तो इसका मतलब क्या है? ER का क्या मतलब है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. क्या मतलब है इसका? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है ना, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में अगर हम सबसे पहले बात करें एंटिटी की, सबसे पहले एंटिटी की बात करें तो इसके पहले भी लेक्चर में बताया गया है, इसके पहले लेक्चर में बताया गया है रियल वर्ल्ड थिंग दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंटिटी. कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग, कोई भी रियल वर्ल्ड चीज जो एक दूसरे से अलग हो, कोई भी रियल वर्ल्ड चीज जो एक दूसरे से अलग हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो अर्थ पे, वो कहलाता है एंटिटी. वो क्या कहलाता है? एंटिटी. तो इसीलिए इसको बोला गया है रियल वर्ल्ड थिंग दैट इज डिस्टिंग्विशेबल from other object is called entity है ना. तो हम ये बात कर रहे हैं कि ER डायग्राम में होता क्या है. ER डायग्राम में जनरली इंटिटीज होते हैं और उनके बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है. इंटिटीज होते हैं और उनके बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप. अब यहाँ इंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं. जैसे कल बताया गया था, लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि अगर एक कस्टमर है, उसका अकाउंट है ना, एक कस्टमर है, उसका अकाउंट है, तो कस्टमर की आईडी थी, कस्टमर का नेम था और कस्टमर का एड्रेस था. तो उसको ये बताया गया था कि उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं. उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं. कैसे बोलते हैं या फिर क्यों क्यों वो एट्रीब्यूट होता है, वो चीज यहाँ बताया जाएगा. ठीक, तो एंटिटी हो गया. रियल वर्ल्ड थिंग दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंटिटी. एंटिटी सेट क्या होता है? एंटिटी सेट, entities of the same type is called entity set. Entities of the same type वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा entity set. वो क्या कहलाएगा? entity set. इसका सिंबल जो होता है एंटिटी का, वो क्या होता है? लास्ट लेक्चर में बताया गया था, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द एंटिटी. रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द एंटिटी. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंटिटी को. ठीक है, तो एंटिटी हो गया, एंटिटी सेट. अब रिलेशनशिप की बात करें, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की. किसकी बात करते हैं? एट्रीब्यूट्स की. एट्रीब्यूट्स की है ना. तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो एंटिटीज के फील्ड्स होते हैं, जो एंटिटीज के फील्ड्स होते हैं, या फिर जो एंटिटीज की डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी होती है, एंटिटीज की डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है. वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है. जैसे अगर स्टूडेंट है, तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? अगर एक स्टूडेंट एंटिटी है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसके आईडी से डिस्क्राइब करेंगे, उसके नेम से डिस्क्राइब करेंगे, उसके एड्रेस से डिस्क्राइब करेंगे. तो वो क्या कहलाएंगे? वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे. ठीक, एंटिटीज
डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज, है ना, वो क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। एट्रीब्यूट्स का जो सिंबल होता है वो होता है इलिप्स। क्या होता है, इलिप्स। तो जो इलिप्स के शेप में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो इलिप्स के शेप में होते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। सो द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अगर कोई एक एट्रीब्यूट है उसका हम डिस्क्रिप्शन करें तो वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इलिप्स। उसका सिंबल जो होता है इलिप्स का। अब होता है रिलेशनशिप। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो एंटिटी हो गया, एंटिटी सेट हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। उसके बाद हम बात करें रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप से क्या करता है, द एसोसिएशन एमंग एंटिटीज, द एसोसिएशन एमंग एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। वो क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप। अगर दो एंटिटीज के बीच में, अगर दो एंटिटीज के बीच में हम कोई एसोसिएशन दिखा रहे हैं, अगर दो एंटिटीज के बीच में हम कोई संबंध दिखा रहे हैं तो वो एसोसिएशन क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। वो एसोसिएशन क्या कहलाता है, रिलेशनशिप। सो association among entities, association among entities, ये क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप। ये कहलाएगा रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है या फिर जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो होता है डायमंड से। वो कितना, क्या होता है, वो डायमंड से। जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है या जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो होता है डायमंड। वो होता है डायमंड। ठीक, ये डायमंड शेप है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को। तो ईआर डायग्राम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ईआर डायग्राम में सबसे पहले हम एंटिटी को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं और लास्ट में हम उसको किससे डिफाइन करते हैं, रिलेशनशिप से। ठीक, इन सबों को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग लाइंस। इन सबों को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये लाइन जो है ये सभी के बीच में कनेक्शन के लिए यूज होता है। चाहे एंटिटी से एट्रीब्यूट्स के बीच में, चाहे एंटिटी से रिलेशनशिप के बीच में, चाहे रिलेशनशिप से एंटिटीज के बीच में कनेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइन का यूज करते हैं। ठीक, सो इन द व्हाट इज ईआर डायग्राम, द डायग्राम which shows the entities and the relationship among entities is called entity relationship diagram or ER diagram. In ER diagram we have to define few terms and the terms are, first one is entity. So what is entity? Any real world thing that is distinguishable from all the other object is called entity, or any other thing that exists on the earth, any real world thing that exists on the earth is called entity. Then what is entity set? What is entity set? Entities of the same type is called entity set. Entities of the same type is called entity set. The symbol to represent the entity is rectangle. The symbol to represent the entity is rectangle. Then we have to define what is relations, what is attributes. What is attributes? Entities descriptive property is called attributes. Entities descriptive property is called attributes. जो entities का descriptive property होता है वो कहलाता है attribute, वो कहलाता है attribute। ठीक, अब इनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनेक्टिंग लाइन का। इसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनेक्टिंग लाइन का।
तो एक हम डायग्राम बनाते हैं जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम शो करेगा। एक हम एग्जांपल बनाते हैं। अब क्या क्या होगा, एंटिटी होगा, रिलेशनशिप होगा, उसके एट्रीब्यूट्स, एंटिटी होगा, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होंगे, और एंटिटीज को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे हम, रिलेशनशिप। एंटिटीज को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम, रिलेशनशिप। तो एक एग्जांपल बनाते हैं ईआर डायग्राम। एक पर्सन एंटिटी होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड थिंग है, ये एक रियल वर्ल्ड चीज है, तो एंटिटी होगा पर्सन। अब पर्सन को हम डिस्क्राइब करें, पर्सन को हम डिस्क्राइब करें, किससे डिस्क्राइब करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। पर्सन को डिस्क्राइब करें तो किससे डिस्क्राइब करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। सो पर्सन आईडी, पर्सन आईडी पर्सन नेम, पर्सन एड्रेस, एड्रेस, ठीक। पर्सन, वन इज कंपनी, वन एंटिटी इज कंपनी, then company is described with company ID, company ID, company name, कंपनी नेम, फिर देन कंपनी एड्रेस। एड्रेस, ठीक है। अब इन दो एंटिटीज के बीच में, इन दो एंटिटीज के बीच में कोई एसोसिएशन होगा, वो एसोसिएशन क्या कहलाएगा, वो एसोसिएशन कहलाएगा रिलेशनशिप। पर्सन कंपनी में काम करता है तो हम यहां क्या लिख दिए, वर्क्स फॉर। पर्सन किसी कंपनी में काम करता है तो हम यहां क्या लिख दिए, वर्क्स फॉर, ठीक है। तो ये एक ईआर डायग्राम है फॉर पर्सन एंड कंपनी, और बोल सकते हैं फॉर कंपनी, फॉर पर्सन एंड कंपनी, और फॉर कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम ये भी बोल सकते हैं। एक पर्सन है वो एक एंटिटी है, क्यों एंटिटी है, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड थिंग है। उसके एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन किए हैं, पर्सन आईडी, पर्सन नेम एंड पर्सन एड्रेस, ठीक। उसके बाद एक कंपनी एंटिटी है, क्यों एंटिटी है, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड थिंग है। उसके एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन किए हैं, कंपनी की आईडी, कंपनी का नेम और कंपनी का एड्रेस। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो कर दें तो हम रिलेशनशिप शो करने के लिए किसका सिंबल यूज करते हैं, डायमंड का सिंबल यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ डायमंड का सिंबल लगाया गया है, यहाँ डायमंड का सिंबल लगाया गया है, और उसके बाद उस डायमंड सिंबल में नेम ऑफ द रिलेशनशिप लिखा गया है, उस डायमंड सिंबल में नेम ऑफ द रिलेशनशिप लिखा गया है, ठीक। तो ये पर्सन, ये पर्सन है, पर्सन की आईडी, पर्सन का नेम एंड पर्सन का एड्रेस। उसके बाद फिर कंपनी है, कंपनी की आईडी, कंपनी का नेम एंड कंपनी का एड्रेस, ये चीज है। उसके बाद क्या है, वर्क्स फॉर, ठीक। तो ये होगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब इसके आगे और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू।